हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू एम स्ट्रीम क्लासेस। मैं हूं अमित गुप्ता और आज है 7 जून 2020। 7 जून 2020 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 4 जून, ऑप्शन सी डी 7 जून। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 7 जून। आइए दोस्तों, आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है ताकि स्वास्थ्य पर दूषित भोजन और पानी के परिणामों का वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके। इसके अलावा यह दिन खाद्य विषाक्तता के जोखिम को कम करने के लिए केंद्रित है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भोजन की सुरक्षा एक कुंजी है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2018 खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से अपनाया गया था। इसके बाद पहली बार 2019 में इसे मनाया गया था। इस हिसाब से दुनिया में 7 जून को दूसरी बार वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाएगा। WHO की बात करें तो WHO के अनुसार इससे फूड सेफ्टी को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जा सकती है। विश्व स्तर पर फूड में होने वाली बीमारियों को भी ध्यान में लाया जा सकता है। WHO के अनुसार जीवन को बनाए रखने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन जरूरी है। WHO के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में लगभग 10 में से 1 लोग दूषित भोजन खाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। तो यह एक बड़ा खतरा है, तो हमें ध्यान रखना है। आइए देखते हैं WHO के बारे में बता दूं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेड टेड्रोस एडहानोम है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है, आपको सारी जानकारियां याद रखनी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के गठन को मंजूरी दी है। इस समूह के अध्यक्ष कौन होंगे। ऑप्शन ए मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नीति आयोग, ऑप्शन बी सचिव DPIIT, ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन डी सचिव राजस्व विभाग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव। आइए देखते हैं। कैबिनेट सचिव सरकार ने निवेश के लिए सचिवों के एक मजबूत समूह के गठन को मंजूरी दी है। यह संगठन निवेश को बढ़ावा देने का काम करेगा, निवेश को बढ़ाने के लिए निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करेगा तथा इस संगठन का लक्ष्य 2024-25 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना होगा। कैबिनेट मंत्रिमंडल की अध्यक्षता जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के पास होती है, जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसका सही आंसर कैबिनेट सचिव है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औषध कोष आयोग के पुनर्गठन की मंजूरी दी। यह आयोग कार्यरत है किसके अंतर्गत। ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन, ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय के अधीन, ऑप्शन सी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन, ऑप्शन डी कौशल विकास मंत्रालय के अधीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय के अधीन। आइए देखते हैं। हाल ही में औषध कोष आयोग का गठन मई 2010 को किया गया था। श्रीपद यशो नायक आयुष मंत्रालय के समय मंत्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय में के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथिक PCIM और H के लिए औषध कोष फार्माकोपिया आयोग की पुनर्स्थापना को मंजूरी दे दी। इसके बाद गाजियाबाद में 1975 में स्थापित 2 केंद्रीय प्रयोगशालाओं, एक तो लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन एंड और होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी यानी HPL का विलय कर दिया गया। वर्तमान में 2010 से स्थापित आयुष मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए औषध कोष आयोग एक स्वायत्तशासी संगठन है। विलय का उद्देश्य तीनों संगठनों की बुनियादी ढांचा सुविधाओं, तकनीकी, मानव श्रम और वित्तीय संस्थाओं का अधिकतम इस्तेमाल करना है ताकि आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक दवाओं के नतीजों के मानकीकरण की वृद्धि की जा सके, जिससे प्रभावी नियंत्रण और गुणवत्ता नियंत्रण की दिशा में बढ़ावा दे सके। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर इमेज भी मेंशन की है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, तो आप देख लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन को मंजूरी दी। यह मूल अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन ए 1955 में, ऑप्शन बी 1957 में, ऑप्शन डी 1965 में, ऑप्शन डी 1967 में। इसका सही आंसर ऑप्शन है 1965 में। आइए देखते हैं दोस्तों, आपको बता दूं सरकार ने कृषि नियामक को उदार बनाने के लिए इस संशोधन को मंजूरी दी है। इस संगठन को आवश्यक वस्तु के कालाबाजारी रोकने के लिए बनाया गया था और कोविड-19 को देखते हुए सरकार ने सैनिटाइजर, मास्क को आवश्यक वस्तु में शामिल कर लिया था। कालाबाजारी करते पाए जाने पर 7 साल की सजा होती है। कृषि के संबंधित मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट द्वारा 23 सप्ताह में भ्रूण के गर्भपात की इजाजत दी गई। वर्तमान में गर्भपात अधिनियम 1971 के तहत सीमा कितनी सीमा है? 15 सप्ताह, 17 सप्ताह, 19 सप्ताह या 20 सप्ताह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 20 सप्ताह। आइए आपको बता दूं कि मुंबई हाई कोर्ट द्वारा 23 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की इजाजत दी गई है। इसका कारण मुंबई हाई कोर्ट ने लॉकडाउन दिया। गर्भपात अधिनियम 1971 के तहत 20 सप्ताह बाद तक आप करा सकते हैं। गर्भपात अधिनियम 1971 में 20 सप्ताह को बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का पेश किया गया है, लेकिन अभी वर्तमान में इसे कोर्ट ने 23 सप्ताह कर दिया है। तो आइए देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। आइए आपको बता दूं कि म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट्स में एक देश दूसरे देश के साथ कठोर सैन्य अभ्यास किया जाएगा और दोनों देश के सशस्त्र बल का एक दूसरे के आपस में सहयोग करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया को भी मैंने यहाँ पर मैप में मेंशन किया है, ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का मैप। साथ ही साथ ये फ्लैग यहाँ पर मेंशन किया। इसकी कैपिटल की बात करें तो कैनबरा है। इसकी जनसंख्या 24.99 मिलियन है 2018 में, और इसके प्रधानमंत्री इस समय स्कॉट मॉरिसन है। मुद्रा यहाँ की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सरकारी तौर पर ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल दक्षिण गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है, जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है, जिसमें तस्मानिया और कई अन्य द्वीप हिंद और प्रशांत महासागर में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और शहरी कार्य मंत्रालय ने संयुक्त रूप से ट्यूलिप पहल शुरू की है। यह क्या है? शहरी अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की अवसंरचना सुधार कार्यक्रम या इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं, इसका सही आंसर है शहरी अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम। टुलिप का बात करें तो टुलिप का फुल फॉर्म है अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, मीन्स द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये टुलिप का फुल फॉर्म है, आपको ये भी याद रखना है। टुलिप को 2 मंत्रालयों द्वारा शुरू किया गया। एक तो रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन विकास मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और दूसरा शहरी मामलों का मंत्रालय, जिसके हैं हरदीप पूरे शहरी मंत्रालय के मंत्री हैं। उनके लिए यह कार्यक्रम जिन्होंने स्नातक पूरा किया वे अध्ययन के बाद ट्रेनिंग करेंगे और उनका अनुभव भी बढ़ाया जाएगा। इस लक्ष्य को 2024-25 तक रखा गया है। आइए देखिए, इसकी जानकारी हमें ट्विटर अकाउंट से मिली रमेश पोखरियाल जी के, जहां पर उन्होंने इसको ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि बड़े हर्ष का विषय है कि आज प्रधानमंत्री जी ने नए भारत के विजन के रूप में और देश के 4400 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों और 100 स्मार्ट शहरों के नए स्नातकों के लिए टुलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम का शुभारंभ किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 जून को राजमार्गों पर पशु मृत्यु दर पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान किसने चलाया? ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी अमित शाह। इसका सही आंसर ऑप्शन ए नितिन गडकरी। आइए देखते हैं, 5 जून 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर रोकथाम पर एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभियान की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने सड़कों पर मृत्यु दर को कम करने और समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों के लिए जागरूकता और शिक्षा पैदा करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मेरा वेतन ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। दोस्तों आपको बता दूं कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सरकारी कर्मचारियों को वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से एक वेतन ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया। एलजी ने कहा कि कर्मचारी आसानी से अपने वेतन और अन्य विवरणों को आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, जबकि यह विशेष रूप से उन दूर दराज के और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात लोगों के लिए उपयोग करने के लिए होगा जिनके पास ड्राइविंग और डेस्टिनेशन अधिकारियों या डीडीओ तक पहुंच नहीं है। मैप में भी मैंने यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मेंशन किया ग्रीन कलर से। जम्मू कश्मीर का आप मैप देख सकते हैं। इसके ऊपर राज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्महत्या और फ्रेटिकाइट की जांच के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। का सही आंसर ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। आइए देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया और पुलिस कर्मियों को शामिल किया और वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश जारी किया। अभियान का उद्देश्य बल को
और तनाव से बचाने के लिए उन्हें अत्यधिक कदम उठाने से रोकना है। दोस्तों आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं कई भी पुलिस और फोर्स में लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो उसको रोकने के लिए, लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। आइए छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो मैप में ये रेड कलर से मैंने छत्तीसगढ़ मेंशन किया है। इसकी राष्ट्र सत्ता की बात करें या स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 2000 की हुई। राजधानी इसकी रायपुर। जिलों की संख्या 27 है। राज्यपाल यहाँ की अंशुईया उइके है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और विधानसभा के सदस्य 90 है। लोकसभा सीटें 11 और राज्यसभा सीटें 5 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। कल के वीडियो में हमने आपसे पूछा था निम्न में से किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई का विकास किया। ऑप्शन ए आईआईटी मुंबई, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर और ऑप्शन डी डीआरडीओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डीआरडीओ। इसका सबसे पहले आंसर दिया मानवी ने, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन है ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी किस देश ने की। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। साथ ही साथ अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आज के वीडियो का आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारा लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहाँ से आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ पे आपको सारे अभी तक के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिएगा। कल फिर आपके बीच उपस्थित होंगे डेली करंट अफेयर सीरीज में एक नए करंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।